पिछली वीडियो में हमने जनन की विधियों में दो प्रकार के जनन का अध्ययन किया था, जिसका नाम था अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के विषय में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हम अलैंगिक जनन के एक छोटे से पार्ट को पढ़ लेते हैं पहले, जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पादपों, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पादपों में कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यह कायिक प्रवर्धन जो होता है वो अलैंगिक जनन का ही एक भाग होता है जो पौधों में होता है। यह पौधों के निम्नलिखित भाग अंगों द्वारा होता है। पहला है जड़ों द्वारा। इसका एग्जाम्पल जड़ों द्वारा किसमें होता है कायिक प्रवर्धन? शतावर, शकरकंद, डहेलिया, परवल आदि की जड़ों में होता है। दूसरा है तनों द्वारा मतलब बाइस्टेम्स। पौधों में कायिक जनन भूमिगत प्रकंद, घनकंद, सलकंद, कंद व अंतःभूस्थारी तथा अर्धवायवीय दोनों ही प्रकार के तनों द्वारा होता है। तने का वायवीय भाग प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाता है तथा भूमिगत भाग सुरक्षित हो जाता रहता है, तो जो अनुकूल परिस्थितियों में पुनः कक्षस्थ कलिकाओं द्वारा नए पौधे को जन्म देता है। मतलब कि जब कोई पौधा अंदर से जो कंद वाले होते हैं, जैसे हमारे आलू हो गए, गाजर हो गए, मूली हो गए, इन सब में अगर ऊपर वाला भाग किसी क्या बोलते हैं, किसी वायवीय भाग प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाता है, मतलब जैसे आंधी तूफान आने की वजह से तने का वायवीय भाग नष्ट हो गया, तो उसके भूमिगत जो भाग रहते हैं वो सुरक्षित होते हैं। इसे ही कहते हैं तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तीसरा है पत्र प्रकलिकाओं या पत्र कंदों द्वारा मतलब बाई बल्बिल्स। वे कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है पत्र कलिकाएं कहलाती हैं। पत्र प्रकलिकाएं कहलाती हैं। जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होते हैं उन्हें ही पत्र प्रकलिका कहते हैं। ये कलिकाएं मात्र पौधे से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं। अनुकूल मौसम में इनमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं तथा प्रकलिकाएं वृद्धि करके नए पौधे को बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है खट्टी बूटी मतलब ऑक्सैलिक्स, रतालू, लहसुन, प्याज इत्यादि। चौथा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। मतलब बाई लीव्स। कुछ पौधों की पत्तियां खाद्य पदार्थों को संचित कर मांसल हो जाती हैं। अनुकूल मौसमों में इन पर विशेष प्रकार की कलिकाएं विकसित हो जाती हैं जिन्हें अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एडवेंटियस बड्स कहते हैं। जब ये पत्तियां पौधों से अलग होकर नम भूमि पर गिरती हैं तो इनकी कलिकाएं वृद्धि कर नीचे की ओर अपस्थानिक मुंह तथा ऊपर की ओर प्ररोह तंत्र का निर्माण करती हैं। विभिन्न पौधों में अपस्थानिक कलिकाएं पत्ती के भिन्न भिन्न भागों पर उत्पन्न होती हैं, जिसे पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है अजूबा मतलब ब्रायोफिल्लम, बिगोनिया, केलांचू इत्यादि। अब अगला है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पौधों में स्वयं मानव द्वारा कृत्रिम रीति से किए गए कायिक प्रवर्धन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब जो पौधों में मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से कराया जाता है, मतलब कृत्रिम विधि द्वारा नए पौधों का निर्माण कराया जाता है, तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें मात्र पौधे के शरीर से विशेष विधियों द्वारा एक अंश अलग कर लिया जाता है, फिर इसे स्वतंत्र रूप से भूमि में उगाया जाता है। जिन पौधों में बीज बनने अथवा बीजों के अंकुरित होने में कठिनाई होती है उनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। मतलब जिसमें बीज बनने में कठिनाई होती है, बीज के अंकुरण में कठिनाई होती है, उनके लिए ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की निम्नलिखित विधियां होती हैं। पहला है कलम लगाना मतलब कटिंग करके। तो गुलाब, गुड़हल, जैसे यहाँ पे दिया है गुलाब, गुड़हल, गन्ना, क्रोटन, बोगनविलिया, नींबू, अनार, अंगूर, कनेर
आदि पौधे इसी विधि द्वारा लगाए जाते हैं या उगाए जाते हैं। मतलब जो गुलाब होता है, गुड़हल होता है, गन्ना होता है, उसकी कलम को काट के हम मतलब कृत्रिम विधि द्वारा इसको उगाया जाता है। कलम से अभिप्राय कक्षस्थ कलिकाओं युक्त तने के टुकड़े से है। मतलब कलम क्या होता है? कक्षस्थ कलिकाओं युक्त तने को हम कलम कहते हैं। इस विधि में पुराने स्वस्थ तनों या शाखाओं के 20 से 30 सेमी लंबे टुकड़े काटकर अनुकूल वातावरण में भूमि में गाड़ दिए जाते हैं। मतलब उसके 20 अगर किसी कलम को लगाना है हमें, तो उसकी पुरानी एवं स्वस्थ जो तने होंगी या शाखाएं होंगी उसे 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े में काट लेते हैं हम। उसे काटकर हम अनुकूल वातावरण में भूमि में आधे गाड़ देते हैं। मतलब उसका आधा भाग ही भूमि में जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे डायग्राम भी दिया है कि इसका आधा भाग ही जो है वो भूमि में गया है, भूमि में गाड़ दिए जाते हैं। कुछ समय पश्चात भूमिगत भाग की पर्व संधियां मतलब नोड्स से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं तथा इसी स्थान से कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती है, जो विकसित कर नए पौधों को जन्म देती हैं। मतलब जब हम इसे काट के इसका आधा भाग भूमि में लगा देते हैं, तो इसकी जो कुछ समय पश्चात होती है, कुछ समय पश्चात जो भूमिगत भाग होता है उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जो कक्षस्थ कलिका में विकसित हो जाती है तथा जो वृद्धि करके एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। कलमों को जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसी कारण कलम बहुधा बरसात के दिनों में लगाई जाती है। मतलब जब हम किसी कलम को काट के आधा उसको लगा देते हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है, इसीलिए हम कलम लगाना या रोपण करना ये सब जो होते हैं वो बारिश के दिनों में ही अधिक किए जाते हैं। गुलाब तथा गुड़हल की कलम भूमि में कुछ तिरछी लगाई जाती है। कुछ विरल पौधों में जड़ एवं पत्ती की कलमें भी लगाई जाती हैं। कुछ पौधों की कलम में अपस्थानिक जड़ें कठिनाई से निकलती है। यदि इन कलमों को कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे इंडोल एसिडिकम तथा इंडोल ब्यूटाइरिकम के घोल में डुबो कर भूमि में लगाया जाए तो जड़ें शीघ्र ही फूटने लगती। मतलब जड़ों को शीघ्रता से विकसित करने के लिए हम इन अम्लों का उपयोग करते हैं। इन पदार्थों को ऑक्सिन कहते हैं। दूसरा है हमारा रोपण या पैबंद लगाना। रोपण किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर किसी दूसरे पौधे के तने उगाने की विधि को रोपण कहते हैं। मतलब यदि हम किसी दूसरे पौधे से किसी अन्य पौधे को लगाना चाहें, मतलब यदि हम गुलाब के पौधे में से पीला गुलाब का पेड़ है तो उसमें अगर हम लाल गुलाब को उगाना चाहें तो हम रोपण का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन से होने वाले कुछ लाभ, जैसे पहला है कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया गया। मतलब कलम करके, रोपण करके या शाखा लगा के या कली लगा के हम जो पौधे की निम्न जातियां थी उसे उत्तम जातियों में उनका विकास किया गया। दूसरा है केला, अंगूर, अनानास, गन्ना आदि में बीज कठिनता से एवं देर से बनते हैं, अतः इन पौधों की उत्पत्ति केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होती है। तीसरा है पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है। लैंगिक प्रजनन की भांति पौधों को इस विधि में बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मतलब कि इसमें युग्मक बनना या भ्रूण बनना या निषेचन होना, इसमें कोई किसी बाह्य साधन पर निर्भर नहीं होना पड़ता। चौथा है इस विधि द्वारा नए पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं। पुष्प, फूल व बीज बनने तथा अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने में समय व्यर्थ ही नष्ट नहीं होता। यह था हमारा चौथा पॉइंट। अब अगला पॉइंट है पांचवा, इस विधि में पौधों को पुष्प उत्पन्न करने व परागण के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे सुगंध, मकरंद, चटकीले रंग आदि को उत्पन्न करने में पदार्थ व्यय नहीं करना पड़ता। मतलब कि जैसे हमने पढ़ा, अभी हमने परागण तो नहीं पढ़ा, लेकिन परागण क्या होता है, जो परागण के लिए हमें पुष्प में सुगंध, मकरंद, चटकीले रंग की आवश्यकता होती है, जिससे हमें उत्तम प्रकार के परागकण प्राप्त होते हैं, जो इस कायिक प्रवर्धन में उपयोग में नहीं लाया जाता।
कायिक प्रवर्धन से होने वाली हानियां। इस विधि द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं फैलने पाते तथा मातृ पौधों के समीप ही उत्पन्न होते हैं। इसके फलस्वरूप इन्हें भोजन, जल तथा वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, जिस कारण इनकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। दूसरा है, इस विधि द्वारा पौधों की नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। मतलब कि इसमें कलम लगा के या अन्य प्रकार से या प्राकृतिक विधि से या कृत्रिम विधि से हम नए जातियों को उत्पन्न नहीं कर सकते। तीसरा है, इस प्रकार उत्पन्न पौधे में किसी भिन्नता की संभावना नहीं रहती, फलस्वरूप वंश का सुधार भी नहीं किया जा सकता, जो कि लैंगिक प्रजनन में संभव है। चौथा है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में कुछ समय पश्चात ह्रास होने लगता है। ऐसा लैंगिक उद्दीपनों के अभाव के कारण होता है। मतलब कि इनमें कुछ समय पश्चात ह्रास होने लगता है, मतलब इनमें जब कोई भिन्नता होगी ही नहीं, भिन्नता भी नहीं होगी, नई जातियां उत्पन्न होगी नहीं, तो कुछ समय पश्चात इन पौधों का जो होता है ह्रास होने लगता है, मतलब ये नष्ट होने लगती हैं। हमारा अब अगला टॉपिक है लैंगिक जनन। हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है? यह प्रक्रिया जटिल होती है। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न दो प्रकार की कोशिकाओं का संयुग्मन, मतलब फ्यूजन जिसे कहते हैं हम, लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन कोशिकाओं को लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक कहते हैं। युग्मकों में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या होती है, मतलब जो इसमें लैंगिक जनन में जो युग्मक बनते हैं वे अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि ये अर्धसूत्रीय या मियोटिक विभाजन से बनते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन मतलब गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एक नर युग्मक कोशिका तथा एक मादा युग्मक कोशिका, मतलब मेल गैमेट सेल्स और फीमेल गैमेट सेल्स जो होते हैं वो संयुग्मन से बनी द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड कोशिका, जिसे हम यूग्मनस कहते हैं अर्थात जाइगोट कहते हैं, जिसके विभाजन से नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? यह अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल व धीमी प्रक्रिया होती है। पादपों, जंतु तथा कवकों में बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचना और शारीरिक क्रिया विज्ञान में विविधता होने पर लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया सभी जीवों में लगभग समान रूप से पाई जाती है। मतलब कि पादपों, जंतुओं या कवकों में बाह्य आकारिकी और आंतरिक संरचना, शारीरिक क्रिया विज्ञान में विविधता होने पर भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है वो सभी जीवों में समान पाई जाती है, क्योंकि सब में युग्मक बनते हैं, फिर वे द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करते हैं, जिसके विभाजन से नए जीव का निर्माण होता है। ये भी हम पढ़ लेते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कुछ विभिन्न, मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। पहला अंतर है कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें निषेचन नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही जनक जो होता है वो विभाजित होकर अन्य कोशिकाओं में बन जाता है। और लैंगिक जनन में, इस जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में दूसरा पॉइंट है, इसमें संतान उत्पन्न संततियां आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसे हम क्लोन कहते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें उत्पन्न संततियां आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होती हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, मतलब गैमेट्स नहीं बनते हैं। जो जनक कोशिका होती है, इसमें जनक कोशिका विभाजित होकर अन्य कोशिका में विभक्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट है लैंगिक जनन में, इसमें युग्मक बनते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। चौथा है अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में जो होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। और लैंगिक जनन में है चौथा पॉइंट कि इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मकों के संलयन से ही निषेचन होता है, जिससे एक नई कोशिका का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो प्रायः सूक्ष्म जीवों में होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एक कोशिकीय जीव, सरल पौधे, इनमें होता है। और जो हमारा लैंगिक जनन है वो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा पादपों, जंतुओं या कवकों में होता है। तो ये थे हमारे कुछ भिन्नताएं अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में।